हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पेंडुलम वीडियो पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से 15 जून 2020 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इनका पार्ट 1, क्योंकि ये बहुत सारे थे इसलिए इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए आज पहले पहला पार्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना की घोषणा की है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कितनी राशि तक का लोन दिया जाएगा या वो कितनी राशि तक का लोन ले सकते। आपके ऑप्शंस हैं ए 20,000, बी 10,000, सी 30,000 या फिर डी 60,000 रुपए। और इसका जो सही आंसर है वो है बी 10,000। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें व्याख्या क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा शिशु ऋण योजना की घोषणा की है। साथ ही सड़क किनारे फेरी लगाने वालों के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो 50 लाख रुपए तक का 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो लाभान्वित होंगे और वो इसके तहत राष्ट्रीयकृत बैंक से 10,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर बी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस देश में 9वीं शताब्दी का शिवलिंग प्राप्त किया है। और आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी जापान, सी वियतनाम और डी लाओस। और जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी वियतनाम। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वियतनाम के चाम मंदिर परिसर में पुनर्स्थापना काम के दौरान, मतलब उस मंदिर का पुनर्स्थापना चल रहा था, उस दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग जो है वो प्राप्त किया है। और ये जो चाम मंदिर परिसर है वियतनाम के कांग नाम प्रांत में मानसईजन, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, का एक हिस्सा है। इसे 9वीं शताब्दी ईस्वी में राजा इंद्र वर्मन द्वितीय के शासनकाल में उसी क्षेत्र में प्रसिद्ध डोंग डोंग बौद्ध मठ के साथ सहयोग में बनवाया गया था। जो अतः इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शंस हैं, इसमें पहला है ए उत्तर प्रदेश, दूसरा है बी छत्तीसगढ़, तीसरा है सी केरल और चौथा है डी पंजाब। जिसका सही आंसर है वो है बी छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने का घोषणा की है। एक बार कृषि की खेती को, मतलब एक बार जो लाख की खेती है उसको कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े जो किसान हैं वह अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसानी से ऋण ले सकेंगे। यानी जैसे कि और डिफरेंट कृषि करने वाले लोग हैं, यानी कि जो धान, गेहूं, मक्का इन सब की खेती करते हैं और वो सरकारी समितियों से जिस तरह ऋण लेते हैं उसी तरह ये लोग भी ले सकेंगे। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ भारत में लाख के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है। अब लाख क्या है? लाख जो है वो एक प्रकार का रेजिन होता है जिसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है और विशेषकर आभूषण बनाने में। आपने देखा भी होगा कि लाख जो के आभूषण है, जैसे लाख की चूड़ियां, लाख के कंगन और लाख की बाकी और ज्वेलरीज भी होती हैं। और परंपरागत रूप से जो लाख है वो पलाश, कुसुम, बेर आदि के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। इनसे लाख उत्पादन किया जाता है। लाख जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? केरिया लाका नामक कीट से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका ऑप्शन है, पहला है इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, और बी है इस योजना की अवधि 2025 तक है, सी है इसके अंतर्गत कारोबारी 10,000 तक का ऋण ले सकते हैं, और डी है कि पहली बार अर्ध शहरी
और ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को इस आजीविका कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जो सही नहीं है वो है क्या, बी ऑप्शन, यानी कि इस योजना की अवधि मार्च 2025 तक है, ये गलत है। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा की है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। सूक्ष्म ऋण यानी छोटे ऋण उपलब्ध कराना है, और जो कोविड-19 की वजह से जिनके रोजगार बंद हो गए थे उनके रोजगार को फिर से चालू करना है। और इस योजना की जो अवधि है हमारी वो कब तक है, मार्च 2022 तक, यानी 1 साल। और इस योजना के द्वारा उन 50 लाख शहरी कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो इस साल 24 मार्च से पहले यही कार्य करते थे। यानी पीएम स्वनिधि योजना के तहत विशेषकर उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा, उन स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाया जाएगा जो पहला लॉकडाउन कब चालू हुआ था, 25 मार्च को। 25 मार्च को लॉकडाउन चालू होने के एक दिन पहले 24 मार्च की शाम को वो ये काम स्टार्ट कर चुके थे। ऐसे लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋण जो है वो दिया जाएगा, और उन्हें इस ऋण का भुगतान जो है वो 1 साल के भीतर करना होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ किए गए चैंपियंस प्लेटफॉर्म का संबंध किस वर्ग से है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए कृषि एवं किसान एवं कृषि, बी सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग, सी छात्र एवं शिक्षा, या फिर डी प्रवासी मजदूर। और जिसका सही आंसर है वो है बी सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चैंपियंस पोर्टल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। प्रौद्योगिकी आधारित समाधान चैंपियंस प्लेटफॉर्म उद्देश्य देश के सभी सूक्ष्म लघु मंझोले उद्यमों के लिए सभी तरह के समाधान जो है वो एक ही जगह पर उपलब्ध कराना है। यानी एमएसएमई सेक्टर्स को किसी भी क्वेरी का जो उनका सॉल्यूशन है वो एक इस प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगा। और इस प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। और यह प्लेटफॉर्म एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाकर उत्पादन को बढ़ावा देने में मददगार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई किस संस्था ने विकसित की है? आपके ऑप्शन है, ए CSIR, बी ICMR, सी DRDO, या फिर डी NIVA। और जो इसका सही आंसर है वो है सी DRDO। हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। इसके द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कपड़े सहित अन्य सामग्रियों को कीटाणु रहित किया जा सकेगा। यह 2 वेरिएंट में, अल्ट्रा स्वच्छ जो है वो 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसका नाम ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्री टेक्नोलॉजी है। अगला है हमारा कि हाल ही में घोषित नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के तहत किन स्थानों को जोड़ा जाएगा? और इसमें ऑप्शंस हैं, पहला है नकोदर से अमृतसर शहर, बी भिवानी से अमृतसर शहर, सी नोएडा से अमृतसर शहर, या फिर डी नकोदर से धर्मशाला। और जिसका सही आंसर है वो है ए नकोदर से अमृतसर शहर। आइए इसके बारे में जान लें। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। यह नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा, और यह एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाला साहिब और खडूर साहिब होकर गुजरेगा। इसके साथ ही अमृतसर से गुरदासपुर तक की 2 सड़कों को भी पूरी तरह सिग्नल फ्री किया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे नकोदर से अमृतसर या करतारपुर के रास्ते गुरदासपुर तक जाने का विकल्प जो है वो एक और विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी जर्मनी। और जो इसका सही आंसर है वो है
बी ब्रिटेन। चलिए आइए इसकी इंफॉर्मेशन और देख लें। हाल ही में गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सुश्री गायत्री यूरोपीय संघ, लग्जमबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत की राजदूत हैं। वे 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने सेवानिवृत्त हुई रुचिघन श्याम जी का स्थान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के द्वारा किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है, यानी कि कौन अब इसमें नहीं है? ऑप्शन है ए अनाज, बी दालें, सी तिलहन या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आपका जो आंसर है वो क्या है? क्या डी उपरोक्त सभी। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी प्रदान की और इसके तहत उन्होंने अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू इत्यादि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। और इससे होगा क्या? यह बदलाव किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। अब आप सोचेंगे कि ये किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि इसके द्वारा होगा क्या कि जब वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में चीजों को हम सस्ते दाम पे खरीदते हैं और लोगों को सस्ते में प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे जो किसान है उसे उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पाती है। लेकिन जब वो इस चीज से हट गए हैं तो किसान बाजार को देखते हुए, अपनी उत्पादक क्षमता को देखते हुए और उस वर्ष कितना उत्पादन हुआ है, इन सब के अनुसार उस चीज की बिक्री और मूल्य निर्धारित कर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम के लिए वार्षिक अधिकतम टर्नओवर की सीमा कितनी है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, पहला है अधिकतम 10 करोड़, दूसरा है 5 करोड़, तीसरा है 2 करोड़ और चौथा है 7 करोड़। और जो आपका सही आंसर है वो है बी की अधिकतम 5 करोड़। तो इसमें गवर्नमेंट ने हाल ही में अभी 13 मई को जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी, उस दौरान उसी दिन एमएसएमई की नई परिभाषा भी दी थी, जिसके अनुसार क्या था कि सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया था। पहले ये दोनों अलग अलग थे। तो इसके अंतर्गत अब फिर जब ये योजना लागू की गई तो अब ये योजना जो है वो 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। सूक्ष्म उद्यम के लिए जो निवेश सीमा है वो 1 करोड़ तक है, अधिकतम 1 करोड़ का निवेश, और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है। और लघु उद्यम के लिए निवेश जो है वो 10 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़। वहीं मध्यम उद्यम के लिए निवेश 20 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़। सीधी सी बात है कि आप निवेश याद कर लीजिए और अधिकतम टर्नओवर जो है वो उसका 5 गुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी पारादीप, सी न्यू मंगलौर या फिर डी तूतीकोरिन। और जो आपका सही आंसर है वो है ए कोलकाता पोर्ट। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट का नाम, बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने का निर्णय लिया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने के न्यासी बोर्ड ने 25 फरवरी को बंदरगाह का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। यानी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 25 फरवरी को ही ये प्रस्ताव पारित कर दिया था। इस फैसले की घोषणा जो है वो 12 जनवरी को बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ समारोह के उद्घाटन में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल ट्यूलिप का संबंध किससे है? नंबर 1 इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप देने से, नंबर 2 किसानों को पेंशन देने से, नंबर सी व्यापारी वर्ग को सहायता या फिर डी छात्रों को स्कॉलरशिप। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि इंजीनियरिंग के छात्रों को इंटर्नशिप। हाल ही मानव संसाधन विकास मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक और कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से ट्यूलिप पहल का शुभारंभ किया है। अब सीधी सी बात है, ये इसमें कौन से मंत्रालय इन्वॉल्व होंगे, जिनके ये दोनों मंत्री हैं, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में थैंक यू मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी त्रिपुरा। और इसका जो सही आंसर है वो है ए मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थैंक यू मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। यह अभियान जो है वो सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में शुरू किया गया। सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम की पट्टिका के साथ लगाया जाएगा। परिसर में नीम, अमरूद, आम, चांदनी, परिजात, तुलसी के पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विकसित सुमेरु पैक क्या है। ऑप्शंस हैं आपके ए मोबाइल ऐप, बी एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली, सी विशेष प्रकार का प्रतिरोधक काढ़ा या फिर डी एक वाहन। और जो इसका सही आंसर है वो है क्या, यह सही आंसर होगा इसका बी, कि ये जो है वो एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली है। हाल ही में डीआरडीओ ने, इस बार जो डीआरडीओ है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो डीआरडीओ के बारे में आप जितना पढ़ सके जरूर पढ़ें। तो फिलहाल हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने सुमेरु पैक नाम का एक उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम प्रदान करने में मदद करता है। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो हेल्थ स्टाफ हैं, उनको दिन भर पीपीई किट पहनना पड़ता है, जिससे उनको गर्मी और ये सब एहसास होते हैं। तो उस चीज को कम करने के लिए उन्होंने ये वायु संचलन प्रणाली विकसित की है, जिसका नाम क्या है, सुमेरु पैक। यह जो सुमेरु पैक है, इसका उपयोग पीपीई किट के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में किया जा सकता है, और जो उन्हें 39 डिग्री सेल्सियस के परिवेश के तापमान पर अच्छी तरह से काम करेगा और पहनने वाले को बिना पसीने के आरामदायक और ठंडा रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कोविड-19 रोगियों के निगरानी के लिए किस स्वदेशी प्रणाली का प्रारंभ किया गया है। और आपके ऑप्शन है ए कोविड बीप, बी कोविड हीट, डी कोविड कॉल या फिर डी कोविड नॉड। और जो सही आंसर है वो है ए कोविड बीप। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो विकास मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह, उन्होंने कोविड-19 के रोगियों की निगरानी के लिए कोविड बीप प्रणाली का प्रारंभ किया है। यह कोविड-19 के रोगियों की निगरानी के लिए पहली, ध्यान रखना आपको, कि स्वदेशी प्रणाली है, पहली स्वदेशी प्रणाली है। हैदराबाद के कर्मचारी राज्य विभाग मेडिकल कॉलेज ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद तथा परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर इसे विकसित किया है। कोविड बीप जो मूल कोविड के लिए एक प्रभावी मारक के रूप में उभर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में 2022 AFC महिला एशियाई चैंपियन कप की मेजबानी किस देश को हासिल हुई है। और आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी वियतनाम या फिर डी जापान। और जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ए भारत। हाल ही में एशियाई फुटबॉल संघ परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार प्रदान किए हैं। AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में विकसित अनन्य क्या है, मतलब डैश है, क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे, बी वाहन, सी धान की नई प्रजाति, डी नया ग्रह। और जो आपका सही आंसर है वो है ए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित संक्रामक स्प्रे। जो
इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक निसंक्रामक स्प्रे यानी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है वो बनाया है और उसका नाम क्या दिया है उन्होंने, अनन्य। यह स्प्रे सभी प्रकार की सतहों को, कोई भी सरफेसों से कीटाणु रहित करने में उपयोगी है। इसका उपयोग मास्क, पीपीई, अस्पताल के लिनन, साथ ही अन्य संभावित दूषित सतहों को जैसे कि चिकित्सा उपकरण और एवलेटर बटन या फिर डोर नॉब्स को साफ करने में किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी न्यूज है कि पुलिस कर्मियों के मध्य आत्महत्या और फेट्रीसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी छत्तीसगढ़। और इसका जो सही आंसर है वो है डी छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया है। यह अभियान पुलिस कर्मियों के मध्य आत्महत्या और फेट्रीसाइड की घटनाओं को रोकता है और अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस अधीक्षक जो पुलिस अधीक्षक हैं वो हर शुक्रवार को अपने जिलों में परेड करेंगे और जो अवसादग्रस्त अधिकारी हैं उनका चिकित्सा उपचार कराया जाएगा और उनको परामर्श भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ही जो डिफरेंट पुलिस स्टेशन और ये सब हैं, यहाँ पर योगा क्लासेस और अवसाद को खत्म करने के जितने और विभिन्न तरीके हैं उन्हें भी अपनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए शहरी विकास मंत्रालय, बी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, सी समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जब आप इसका उद्देश्य जानेंगे ना तो आप उसके बाद समझ ही जाएंगे कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है। हाल ही में सरकार ने सुश्री जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है। इसका उद्देश्य मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर कम करने और पोषण स्तर में सुधार करने से संबंधित मुद्दों की जांच करना है। और यह टास्क फोर्स जो है वो कब 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही इस टास्क फोर्स में ये भी बताया जाएगा कि जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे किया जा सकता है, यानी कि ये सॉल्यूशंस भी रिकमेंड करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी न्यूज है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए 20%, बी 30%, सी 25% या फिर डी 15%। और जो उसका सही आंसर है वो है सी 25%। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। अब सभी तरह के बांस आयातकों को जो है वो 25% का ही सीमा शुल्क देना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में उपजे बांस उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। एक समान दर से यदि सभी बांस खरीदेंगे तो आयात से संबंधित जो नियम हैं हमारे, उनके दुरुपयोग को रोकने में भी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में गैरसैंण जो है उसे किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? और ऑप्शन से ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। और जो इसका सही आंसर है हमारा वो है ए हिमाचल प्रदेश। हाल ही में गैरसैंण को औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। यह चमोली जिले में स्थित है। इसे प्रशासन की एक नई सीट के रूप में भी विकसित किया जाएगा। राज्य की विधानसभा शीतकालीन राजधानी जो है वो कहाँ पर होगी? वो देहरादून में ही रहेगी। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ जान लें। तो उत्तराखंड जो है वो उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी न्यूज है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 175, बी 168, सी 150 या फिर डी 145। और जो इसका सही आंसर है
वो है बी 168। हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 जो है वो जारी किया गया है। इस सूचकांक का 12वां संस्करण है। इसे द्विवार्षिक आधार पर येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र की शक्ति को कवर करने वाली 11 श्रेणियों में 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर 180 देशों को रैंक प्रदान करता है। यह सूचकांक पहली बार सन 2002 में प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक में डेनमार्क का पहला स्थान है। आपको जब भी कोई सूचकांक पढ़े तो उसमें पहला, आखिरी, इंडिया, अमेरिका और ब्रिक्स के संबंध में इंडिया की पोजीशन, ये सब कुछ स्पेशली देख लें। और इसके बाद हम देखें तो लग्जमबर्ग का स्थान है, स्विट्जरलैंड का स्थान तीसरा है, जबकि यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर रहा। और भारत को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों में 168वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो आप भारत की स्थिति का अंदाजा लगा ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? और आपके ऑप्शन है ए हल्द्वानी, बी नैनीताल, सी रुड़की या फिर डी देहरादून। और जो सही ऑप्शन है वो है ए हल्द्वानी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लें। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। उत्तराखंड ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसका उद्घाटन किया। जैव विविधता पार्क मूल रूप से पौधों और जानवरों की किस्मों का एक प्राकृतिक भंडार है। इस पार्क में विषयगत उद्यान, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उद्यान, और एक मिट्टी का संग्रहालय, पौधों की प्रजातियां, लाइकेन, एक वर्मी कंपोस्ट इकाई, काई और जुरासिक पार्क के शैवाल हैं। और चलो आपको इसमें लाइकेन से जुड़ी एक इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि लाइकेन को प्रकृति का प्रदूषण सूचकांक भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 जारी की गई और इसमें किस संस्थान को ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मिरांडा कॉलेज, बी IIT मद्रास, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इसमें मेन है, तो जो आपका सही आंसर है वो है इसमें बी IIT मद्रास। चलिए इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसमें IIT मद्रास जो है वो ओवरऑल रैंकिंग के साथ इंजीनियरिंग में भी प्रथम स्थान पर है, यानी ओवरऑल में भी फर्स्ट है और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में भी फर्स्ट है। और विश्वविद्यालय की श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फर्स्ट है, जबकि प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को फर्स्ट रैंक मिली है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च श्रेणी पर बना हुआ है। और कॉलेजेस में मिरांडा कॉलेज दिल्ली को तीसरी बार भी प्रथम स्थान मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए रतनलाल, बी मदनलाल, सी किशनलाल, डी विश्वासराव। और आपका जो सही आंसर है इसका वो है ए रतनलाल। तो चलिए इसके बारे में और भी कुछ जान लें कि हाल ही में प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतनलाल को इस वर्ष का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने और एक मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी न्यूज है कि हाल ही में लॉन्च किया गया सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं ए गृह मंत्रालय, बी कृषि
और किसान कल्याण मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इसका जो सही आंसर है वो है बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सवेतन इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। इससे युवा सहकारी उद्यमियों को परियोजना ऋण उपलब्ध होगा। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो युवा कृषि संबंधी क्षेत्रों, कृषि व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सवेतन इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपना व्यवसाय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी इफ्लोज का उद्घाटन किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, या फिर डी बेंगलोर। और इसका जो सही आंसर है वो है सी। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के लिए विकसित की गई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली इफ्लोज का उद्घाटन किया। इसके उपयोग से 3 दिन पहले ही बाढ़ का अनुमान लगाना संभव होगा। इस प्रणाली से हाल ही में आए जो निसर्ग तूफान वहां पर आया था, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया, उन दोनों उसके खिलाफ चेतावनी देकर इसने शहर को भारी नुकसान से बचाया था। यह बनाया किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस प्रणाली को इन हाउस विशेषज्ञता और बृहत मुंबई नगर निगम के साथ समन्वय से विकसित किया है। चेन्नई के बाद ऐसा सिस्टम लॉन्च करने वाला मुंबई देश का दूसरा शहर है। 2021 में इसे कोलकाता और बेंगलुरु में भी ऐसे सिस्टम लॉन्च किए जाने की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय अनोखा रज पर्व किस राज्य में प्रारंभ हुआ? और आपके ऑप्शन है ए केरल, बी ओडिशा, सी असम, डी गुजरात। और इसका जो सही आंसर है वो है बी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा में 3 दिवसीय अनोखा रज पर्व का प्रारंभ हुआ। यह त्योहार समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। रज पर्व जो है वो उड़ीसा का 3 दिन चलने वाला अनूठा त्योहार है, जो भारतीय मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारित्व के गुण के सम्मान में मनाया जाता है। इन दिनों पृथ्वी के प्रति सम्मान के रूप में जुताई, बुआई जैसे कृषि कार्य 3 दिन तक निलंबित कर दिए जाते हैं। यानी कि पृथ्वी का सम्मान प्रकट किया जाता है, तो इसलिए 3 दिन तक ना तो जुताई बुआई करते हैं, ना कोई अन्य कृषि कार्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारी न्यूज है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 का एक सूचना प्रबंधन और पूर्वानुमान डेटाबेस प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किस पहल का प्रारंभ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है आरोग्य पथ, आरोग्य सहायता, आरोग्य साथी, आरोग्य पूल। तो जो सही उत्तर है इसका वो है ए आरोग्य पथ। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। और हाल ही में सरकार ने आरोग्य पथ नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 का एक सूचना प्रबंधन और पूर्वानुमान डेटाबेस प्लेटफॉर्म स्थापित करना है। यह प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं के लिए मांग और आपूर्ति परिदृश्यों को भी पूरा करेगा। यानी इसके पास सब चीज का डेटाबेस रहेगा कि कहाँ पर कौन कितने बीमार हैं, कहाँ पर कितने बेड्स हैं, कहाँ पर कितने वेंटिलेटर्स हैं, ये सारी सूचनाएं इसके पास रहेंगी। और कहाँ पर कितनी चीज की कमी हो रही है, तो ये उन सब के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन प्रदान करेगा। तो इससे क्या होगा? अतः यह चिकित्सा उपकरणों के लिए जो नैदानिक उपकरण है, जो जिनकी डेली बेसिस पे जरूरत होती है, परीक्षण के लिए जरूरत होती है, दवाओं की, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की, श्वसन सहायता उपकरणों की के सभी संबंधित मौजूदा उपकरणों के मांग और आपूर्ति के बारे में निर्माताओं को और आयातकों को भी निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को कम करेगा। यानी कि हर जगह जो उसकी सप्लाई है उसमें आने वाली जो रुकावटें हैं उनको कम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में
रोबोट कैप्टन अर्जुन किस रेलवे ने लॉन्च किया है? जैसा कि आप देख सकते हैं, और रोबोट है और वो सामने से उनका मेजरमेंट ले रहा है टेम्परेचर का। तो इसे किसने लॉन्च किया है? ए पश्चिम रेलवे, बी मध्य रेलवे, सी उत्तर रेलवे, या फिर डी मध्य पूर्वी रेलवे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मध्य रेलवे। हाल ही में मध्य रेलवे ने रोबोटिक कैप्टन अर्जुन, अर्जुन का मतलब क्या है? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, लॉन्च किया है। और रोबोटिक कैप्टन अर्जुन मध्य रेलवे के सुरक्षा बल के डीआईजी आलोक बोहरा के सुझाव पर तैयार किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने यह रोबोटिक जांच और निगरानी तेज करने के लिए बनाया है। ये जो रोबोटिक रेलगाड़ी में, ये रोबोटिक है, ये रेलगाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों की जांच करेगा, साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखेगा उसके, और कैप्टन अर्जुन को कई कार्यों के इस्तेमाल के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह स्टेशन अभिगम नियंत्रण में भी प्रभावी होगा और इससे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ेगी। तो ये था हमारा हिंदी करंट अफेयर्स 1 से 15 जून तक का। ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका पूरा लाभ ले सकें। थैंक यू।